नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात आज पड़ोसी मुल्क चीन को लेकर हम करने वाले हैं। दरअसल चीन दुनिया के लिए एक नई परेशानी बन चुका है। चीन जो है 3 फ्रंट वॉरफेयर स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। इसको समझना होगा, आखिरकार चीन चाहता क्या है और ये कौन सी 3 फ्रंट वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है जिस पे चीन काम कर रहा है। क्या इसका निशाना भारत भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है? इसको आगे हम समझेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सिप्री की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के हथियार आयातक देशों में सबसे ऊपर है। कहने का मतलब यह कि भारत सबसे ज्यादा हथियार दुनिया में खरीद रहा है। इसके पीछे के कारण क्या हैं? लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी एक लंबी छलांग लगाई है। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि तमाम बातों के बाद, तमाम दावों के बाद अभी भी भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है, लेकिन अब जो परसेंटेज है वो 50 से नीचे आ चुका है। इसको भी आगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत कब तक हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे और कब तक यूरोप के देशों पर हम निर्भर रहेंगे? कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया के सामने चीन ने खड़ी की सबसे बड़ी चुनौती। 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा चीन, अमेरिका, ताइवान और भारत हो सकता है निशाना। ब्लू वाटर जंग के लिए सेना तैयार रहे, यह शी जिनपिंग ने अपनी सेना को कहा है। दुनिया के सामने चीन ने खड़ी की सबसे बड़ी चुनौती। 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा चीन, अमेरिका, ताइवान, भारत हो सकते हैं निशाना। ब्लू वाटर जंग के लिए तैयार रहे सेना, जिनपिंग ने यह आदेश अपनी नेवी को दिया है। ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग पहलू को हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ड्रैगन की 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी क्या है? जमीन के साथ ब्लू वाटर में जंग, चीन बना रहा है ब्लू वाटर नेवी। आर्कटिक अंटार्कटिका तक पहुंचा चीन, भारत, जापान, ताइवान, अमेरिका होंगे निशाना। इंडो पैसिफिक में एक्टिव हुआ चीन। चीन लगातार अपनी नेवी पे काम कर रहा है। साउथ चाइना सी में कई आर्टिफिशियल आइलैंड चीन ने बनाए हैं और जिस कारण जो है उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, जो एक बड़ी टेंशन दुनिया के सामने है। लेकिन 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी कैसे करती है काम, ये आपको और हमें समझना होगा। इसके तहत दुनिया के खिलाफ एक सूचना युद्ध जो है, इंफॉर्मेशन वॉर जो है, वो चीन चला रहा है, या कहें कि मिस इंफॉर्मेशन का जो वॉर है वो चीन चला रहा है। झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाना इसका एक हिस्सा है। खबरों से दुश्मन का मनोबल तोड़ना एक और अहम पहलू। पड़ोसी देशों की जमीन पर दावा करना, मौका देखकर उस जमीन पर घुसपैठ करना, और जब सामने वाला पड़ोसी ऐतराज जताए तो 4 कदम आकर 2 कदम पीछे चले जाना, यानी कि बिना लड़े चीन की कोशिश ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने की। अब एक आंकड़ा मैं जल्दी से आपको और दिखा दूं, क्योंकि हम जब नौसेना की बात करें तो इस पहलू को भी हम आगे समझेंगे। चीन के पास 350 शिप हैं, भारत के पास भी 150 हैं और अमेरिका के पास 280 हैं। नेवल एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास 712 हैं, भारत के पास 300 हैं, अमेरिका के पास 4012 के आसपास हैं। लेकिन अहम जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो चीन के पास 2 है, भारत के पास 2 है, अमेरिका के पास 11 हैं। सबमरीन की बात बहुत अहम हो जाती है। चीन के पास 79, भारत के पास 17। हम सैन्य तौर पे तो चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन एक वॉर अलग भी चल रहा है जो साइबर वॉरफेयर है।
ये भी एक नई चुनौती, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ और जितना हो सके चाइना का प्रचार करो। देखिए राजेश जी, चाइना के जो कम्युनिस्ट शासक हैं, जो वहाँ के डिक्टेटर्स हैं, वो सुंजू की जी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। और चाइना के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर सुंजू ने अपनी जो बुक द आर्ट ऑफ वॉर में बहुत ही स्पष्ट रूप से ये लिखा कि किसी भी युद्ध का सबसे अच्छा आउटकम ये हो सकता है कि वो युद्ध बिना लड़े हुए ही जीत लिया जाए। और इस तरीके के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुंजू ने ये कहा कि जो चाइना के शासकों को अपने जो एडवर्सरीज हैं, जो पोटेंशियल एडवर्सरीज हैं, उनके ऊपर एक जासूसी की जो गतिविधि है, जो खुफिया तंत्र को इस्तेमाल करते हुए, सबवर्सिव एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हुए उन उन देशों को अंदर से खोखला करना पड़ेगा। और उन देशों के अंदर इतनी ताकत न रह जाए कि वो आपके खिलाफ हथियार उठा सकें। और यदि चाइना के शासक ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो ये किसी भी स्ट्रेटजी का सबसे अच्छा आउटकम हो सकता है। इनमी जो है वो युद्ध करने की स्थिति में ही न रहे, अंदर से वो इतना कमजोर और खोखला पहले से रहे कि वो हथियार न उठा सके। ये सुंजू की फिलॉसफी थी और इसी को चाइना के जो शासकों के द्वारा फॉलो किया जाता है। जाहिर है कि चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। जी चाइना के जो वर्तमान शासक हैं ये पूरी तरीके से इसको मानते हैं और इसी वजह से चाइना के बातों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये वर्तमान में चाहे वो आज का नया भारत हो या अमेरिका हो या विश्व का कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र चाइना के जो फेस वैल्यू पे भरोसा नहीं करता है। और चाइना के संदर्भ में सभी को इस बात का पूरी तरह से ज्ञान है कि वो एक डिसेप्शन में बिलीव करता है। एक ऐसा राष्ट्र है जो कि विस्तारवादी है, जी आधिपत्यवादी है, अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी है और अब वो BRI के माध्यम से उपनिवेशवादी भी हो चुका है। शी जिनपिंग का जो सिग्नेचर प्लान था जो 2013 से उन्होंने लॉन्च किया, वो एक औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोग्राम है वो मैं कॉलोनियल संजीव जी प्रोग्राम है, बहुत इम्पेरियलिस्टिक संक्षिप्त प्रोग्राम है। में, बहुत आसानी से अगर आपसे समझना चाहूं 2027 से पहले, क्योंकि जहां शी जिनपिंग को एक नए कार्यकाल के लिए जाना है, चौथी बार उन्हें राष्ट्रपति बनना होगा और साथ ही साथ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के भी 100 साल पूरे होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उससे पहले कोई ना कोई शी जिनपिंग के निशाने पर होगा। ताइवान, जापान या हिंदुस्तान, किसे देख रहे हैं सर आप? देखिए पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि चाइना के लिए ये जो मंसूबे उसके हैं वो उसको हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने जा रहा है। क्योंकि चाइना भले से युद्ध की रणनीतियां जरूर बना रहा हो, उसके मंसूबे हों कि ताइवान को ऑक्युपाई कर जी लेगा, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर टेरिटरीज को कब्जा कर लेगा, या सिंकाकू आइलैंड या पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करेगा। इस तरीके के मंसूबे उसके जरूर हैं और उसके लिए वो तमाम तरीके के मनूवर्स भी ले रहा है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। परमाणु अस्त्रों की संख्या भी लगातार वो बढ़ा रहा है, 1500 तक उसको ले जाने का लक्ष्य है। और जाहिर है कि अनेक तरीके की जो रिपोर्ट्स वहां आती हैं कि हाइपरसोनिक वेपन से लेकर के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ठीक है। स्पेस बेस्ड वेपन्स को इत्यादि इत्यादि वो कर रहा है। लेकिन उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे क्योंकि वर्तमान समय में जो विश्व है वो चाइना की रणनीतियों को समझने लगा है और उस हिसाब से काउंटर स्ट्रेटजीज तैयार की जा और रही है। उस हिसाब से तैयारियां भी की जा रही हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, माफी चाहूंगा सर। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा लगातार जारी रहेगी। मुद्दा यही रहेगा लेकिन एंगल हमारा ब्लू वाटर जंग को लेकर होगा, क्योंकि शी जिनपिंग ने अपनी नौसेना को कहा है कि तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और चीन एक बड़ी चुनौती बनकर भारत के सामने आए हैं, लेकिन चीन जो प्लानिंग कर रहा है वो अमेरिका, जापान, ताइवान और भारत के लिए एक नई चुनौती साबित होगा। जल्दी से ग्राफिक्स एक हम फिर से देख लेते हैं। अमेरिका, भारत और चीन की नेवी की तुलना हमें लगता है कि एक बार देख लेनी चाहिए। उसके बाद फिर हम कर्नल सोडी सर के पास चलेंगे, क्योंकि यहां पर
के पास 280। नेवल एयरक्राफ्ट की बात करें, चीन के पास 712, भारत के पास 300 और अमेरिका के पास 4012 के आसपास। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो अहम है। चीन के पास 2, भारत के पास 2, लेकिन अमेरिका के पास 11। लेकिन कर्नल सोडी सर का कहना है कि 3 एयरक्राफ्ट पे और काम चल रहा है। सबमरीन चीन के पास 79, भारत के पास 17 और अमेरिका के पास 68। इसको समझना होगा। कर्नल जे सोडी सर, जो आंकड़े मैंने दोबारा इसलिए अपने दर्शकों को दिखाए क्योंकि ब्लू वाटर वॉर की बात मैं करने वाला था। शी जिनपिंग ने अपनी नेवी को 2 दिन पहले ही ये कहा है कि आप ब्लू वाटर जंग के लिए तैयार हो। कुछ एग्जाम्पल जो हाल ही में मैंने देखे हैं, जिस प्रकार से चीन फिलीपींस की नेवी को धमका रहा है, उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर, जिस प्रकार से पिछले साल उसने अमेरिका के एक शिप को टक्कर मार दी थी, जिस प्रकार से अमेरिका के स्पाई शिप जो हैं वो इस वक्त हिंदुस्तान के आसपास मंडरा रहे हैं, जिस प्रकार से गल्फ में जो है, गल्फ स्टेट में जो है वो चीन की नेवी पहुंच चुकी है। खबरें यहां तक कि आर्कटिक और अंटार्कटिका तक जो है वो चीन की नेवी पहुंच रही है। लक्ष्य क्या है सर? अमेरिका 7 समुंदर पार है, लेकिन हिंदुस्तान नजदीक है, जापान नजदीक है, ताइवान नजदीक है। राजेश जी, 1829 में सर वॉल्टर रेलेग ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी देश दुनिया के समुद्रों पे राज करेगा वो दुनिया का बेताज बादशाह होगा। ये बात 200 साल बाद भी उतनी सही है जितनी 200 साल पहले थी। शी जिनपिंग जब चीन के राष्ट्रपति बने 2013 में, उन्होंने जो कई रक्षा सुधार किए उसमें एक था अपनी नौसेना को बढ़ाना, क्योंकि चीन के लिए जो मलक्का डिलेमा है वो बहुत ही अहम है। क्योंकि चीन को लगता है अगर मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया तो उसका जो 80% तेल आता है मिडिल ईस्ट से वो नहीं आ पाएगा। और यही मेन कारण था बेल्ट रोड इनिशिएटिव लॉन्च करने का, जिसके तहत सीपेक लॉन्च हुआ ताकि एक ऑल्टरनेटिव रूट हो समुद्र रास्ते के अलावा, जहां पे जिसके जरिए तेल और बाकी सामान आ सके चीन में। अब चीन ने जो एक और चीज पिछले 10 सालों में, एक दशक में हासिल की, वो है भारत को समुद्री रास्ते से घेरना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत। चीन का पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे और बांग्लादेश के कॉक्स बाजार पोर्ट पे पूरा कब्जा है। और मालदीव के लामू अटॉल और म्यांमार के काइकुक्यू आइलैंड पर भी उसकी सैनिक गतिविधियां चल रही हैं। यानी कि अगर हम देखें, समुद्री रास्ते से भी चीन भारत को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब ब्लू वाटर नेवी की इसलिए जो इंपॉर्टेंस बढ़ता है क्योंकि जिस देश के पास ब्लू वाटर नेवी होती है वो कहीं पे भी एक अटैक को लॉन्च कर सकती है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो कि अधिकतर मीडिया हाउसेस में कवर नहीं हुआ है। पिछले साल सितंबर में अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ने एक येलो सी एक्सरसाइज की, जिसका मकसद था चीन को अपनी सैनिक शक्ति दिखाना। अमेरिका ने यह अनुमान लगाया था कि जब वो ये 3 देशों की सैनिक अभ्यास करेंगे, जो बेसिकली एक नौसेना अभ्यास था, तो चीन भी कुछ हरकत करेगा, ऐसे एक अभ्यास करेगा अपनी डिफेंस दिखाने के लिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि जब ये येलो सी एक्सरसाइज शुरू हुई इन 3 देशों की, चीन ने कोई वहां पे अपना सेल्फ डिफेंस की एक्सरसाइज ने की, बनस्पत उसने 20 युद्ध पोतों को अमेरिका की तरफ रवाना कर दिया, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे। और जब ये चीज हुई और अमेरिका के पेंटागन को पता चला, उनके पसीने छूट गए। 14 दिन की ये जो सैनिक अभ्यास था 3 देशों का, वो तीसरे दिन के बाद ही उन्होंने बंद कर दिया। ये जो इंसिडेंट दिखाता है कि चीन की नौसेना ऑलरेडी कितनी शक्तिशाली है। और जैसे मैंने पहले बताया, जब इतने बड़े पैमाने पे युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं 2030 के बाद चीन की नौसेना और कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। तो ब्लू वाटर नेवी में चीन ऑलरेडी उसने ये प्राथमिकता हासिल की है और 6 साल के बाद तो उसको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती चीन है। तब अभी पिछले साल से लगातार तकरीबन हर महीने अमेरिका का एक बड़ा अधिकारी चीन जा रहा है कि किसी तरह ये 2027 का युद्ध ना हो। ठीक है सर,
लेकिन संजीव जी, अमेरिका के लिए शायद जितनी बड़ी चुनौती चीन है, उससे बड़ी चुनौती अब चीन भारत के लिए भी बनेगा, क्योंकि हमारा तो बॉर्डर जुड़ता है और बॉर्डर को लेकर विवाद भी है। लेकिन दो तीन चीजें जो मैं आपसे समझना चाहता हूं संजीव जी, एक आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करके आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसको बढ़ाते चले जाओ, इससे फिलीपींस भी परेशान है, वियतनाम परेशान है, तमाम देश परेशान है। और दूसरा पॉइंट कि क्या वाकई में जो हशर इस वक्त रूस का हुआ है यूक्रेन वॉर में, जो इजराइल का हुआ है हमास के खिलाफ, उसके बाद भी क्या शी जिनपिंग ये सोच रहे हैं कि वो भारत, जापान, वियतनाम या फिर हिंदुस्तान की तरफ जाएं? देखिए राजेश जी, चाइना की जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है, वो स्टेटेड उसका गोल है कि वो 2035 तक अपना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट कर लेना चाहता है। 2049 तक वो दुनिया की नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है, और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर एक तरीके का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि एक डिसेप्शन यानी धोखा देना उसकी रणनीति का पार्ट होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, पब्लिक ओपिनियन शेपिंग मेकिंग, और उसके साथ साथ ये जो वर्तमान में एक आर्टिकल आया है जिसमें कि लीगल वॉरफेयर की भी चर्चा है। तो जाहिर है कि इस तरीके के जो उसके मंसूबे हैं, अब वो आर्कटिक और अंटार्कटिका तक उसके महत्वाकांक्षाएं हैं, और जाहिर है कि पूरे विश्व में वो एक ग्लोबल सुपर पावर नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है। और ये अमेरिका के लिए निसंदेह चैलेंज है, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए चैलेंज है, भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत के साथ उसका सीमा विवाद भी है और भारत उसका एक पड़ोसी राष्ट्र भी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र होने की वजह से चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज चाइना भारत को देखता है, और जाहिर है कि भारत को इसके लिए अपनी तैयारियां करनी होंगी। भारत अपने आप को वर्तमान समय का जो भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है वो अपने आप को तैयार भी कर रहा है। चाइना के साथ जो भी हम डीलिंग कर रहे हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही की जा रही है। बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को भी एक मिरर डिप्लॉयमेंट के तहत जो है लगातार सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशंस हैं, चाहे वो क्वाड का इनिशिएटिव हो, चाहे वो अन्य जो इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ले रहा है। एक आपस का जो एक मिलिट्री अलायंस भी सामने आया है। तो ये और चाइना की आर्थिक साजिशों को ध्यान में रखते हुए भी विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो अनेक तरीके के ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसके के माध्यम से लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में, चाइना की जो डेब्ट ट्रैप है उसमें जाने से बचाया जा सके और उन्हें मदद दी जा सके। तो ये जो चाइना को लेकर के पूरे विश्व का जो प्लान है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। और एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि आपने यूक्रेन के युद्ध की चर्चा की, चाइना की यूक्रेन रशिया के युद्ध के ऊपर बहुत ही क्लोज और नजदीक वॉच रही है, और यदि रशिया को यूक्रेन में उसके मंसूबों में अपेक्षित जो सफलता अगर मिल गई होती तो चाइना के द्वारा ताइवान में भी कोई सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह लॉन्च किया जा सकता था और इस माध्यम से ताइवान के ऊपर खतरे बढ़ जाते। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने लड़ाई लड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसका साथ दिया है, ऐसे में चाइना को एक बहुत ही सीधा सीधा मैसेज गया है कि ताइवान के ऊपर जो उसका ऑक्यूपेशन करने के जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि और ताइवान के संदर्भ में अमेरिका ने और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो अप्रोच है वो ताइवान के ऊपर किसी किए गए हमले की दशा में इस संदर्भ में काफी डायरेक्ट हो सकता है, यानी कि अमेरिका कोई डायरेक्ट कार्रवाई भी कर सकता है। इस तरीके की भी चेतावनियां चाइना को दी गई हैं। और एक बात, बीजिंग में अभी टेंशन है, मुझे लगता है यही कारण है कि और तैयारियों को वो तेज करें। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा संजीव जी, माफी चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जो है सिप्री की रिपोर्ट को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर है। इसको समझना होगा क्यों। ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें तो बड़ी खबर इस वक्त की सिप्री की रिपोर्ट सामने आई है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा भारत, कंगाल पाकिस्तान ने भी जमकर खरीदे हथियार। अमेरिका के हथियार निर्यात में 17% की बढ़ोतरी,
सिप्री की रिपोर्ट में हुए कई अहम खुलासे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है भारत। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा भारत। कंगाल पाकिस्तान ने भी जमकर हथियार खरीदे। अमेरिका के हथियार निर्यात में 17% की बढ़ोतरी। सिप्री की रिपोर्ट में हुए कई अहम खुलासे। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। क्या कहती है सिप्री की रिपोर्ट? 5 वर्षों में भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक बन चुका है। 5 सालों में सबसे ज्यादा हथियार एशिया ने खरीदे। अमेरिका का हथियार निर्यात 17% बढ़ चुका है। हथियार निर्यात में रूस अब तीसरे नंबर पे है, फ्रांस दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। भारत ने अभी भी सबसे ज्यादा रूस से हथियार खरीदे हैं, मगर पहली बार यह हिस्सेदारी 50% से नीचे आ चुकी है। पहले ये 70% के आसपास हुआ करती थी। पाक ने सबसे ज्यादा हथियार चीन से खरीदे हैं। अब ग्राफिक्स एक और हमारे पास है, सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश कौन कौन से हैं, जल्दी से आप ये भी जान लीजिए। भारत पहले नंबर पे है, दूसरे पे सऊदी अरब है, कतर तीसरे पे है, यूक्रेन चौथे पे है, पाकिस्तान 5वें में है, जापान 6 नंबर पे है, 7 नंबर पे मिस्र है, 8 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये वो देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करते हैं। 10 नंबर पर चीन भी लेकिन मौजूद है, ये समझना होगा। कर्नल जे सोडी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूंगा। सबसे ज्यादा हथियार हम आज खरीद रहे हैं। एक वक्त था जब सऊदी अरब नंबर 1 हुआ करता था, हम नंबर 2 हुआ करते थे, लेकिन आज हम नंबर 1 पहुंच चुके हैं। एक तरफ हम मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है हथियारों के इंपोर्ट में हम सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। इसे हम किस लिहाज से देख सकते हैं सर? राजेश जी, सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, और उसके कुछ साल बाद आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। और ये दोनों जो विजन है प्रधानमंत्री मोदी के, वो बहुत सफल हुए हैं। कहाँ हम पहले इतने बड़े पैमाने पे हथियार इंपोर्ट करते थे, अब हमारा इंपोर्ट तो कम हुआ है, हम 85 देशों को हथियार एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। और आज हम दुनिया की 23वें नंबर देश में जो हथियार बना के दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा ये इंपोर्ट लगातार चलता रहेगा, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। और आज हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी नहीं है जैसे अमेरिका की और चीन की हो, कि वो पूरा हथियार भारत के शस्त्र बल के लिए खुद ही बना सकें। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे पास जो डॉक्टरेट है स्टेम में, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये 4 ऐसे फील्ड होते हैं जिनके डॉक्टरेट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारा अधिकतर जो हम हथियार बना रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। हमारे भारत के अंदर बहुत कम टेक्नोलॉजी बन रही है, क्योंकि हमारे पास ये स्टेम के डॉक्टरेट बहुत कम है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 2019 में चीन के पास 39,000 डॉक्टरेट थे स्टेम में, अमेरिका के पास 27,000 थे, भारत के पास सिर्फ 700 थे। और 2025 तक यह अनुमान है कि चीन के पास 77,000 डॉक्टरेट होंगे स्टेम में, अमेरिका के पास 40,000 होंगे, हमारे पास 1,000 के करीब होंगे। तो जब तक हम एक मेजर चेंज नहीं लाते हैं जहां पे हम अपने छात्रों को एनकरेज करते हैं स्टेम में पीएचडी करने के लिए और भारत में रहने के लिए डॉक्टरेट करने के बाद, तब तक हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी घर में बननी कम होगी। हमें ज्यादातर इंपोर्ट पे जो एतबार या यकीन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है राजेश जी, ठीक है सर, कि जो भारत का जो पॉलिटिकल लोकेशन है वो दुनिया में सबसे खतरनाक है इस वक्त, क्योंकि हमारे पश्चिमी और पूर्वी बॉर्डर पे 2 दुश्मन देश बैठे हैं जिनके मंसूबे साफ हैं कि उन्होंने भारत पे हमला करना है। सारी टाइमलाइंस 2035 के 2 फ्रंट वॉर की तरफ जा रही हैं। पिछले साल 9 अगस्त 2023 को पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरावने, जो 1.5 साल पहले रिटायर हुए, उन्होंने एक लेख लिखा था द प्रिंट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो अगर हम देखें, हमारे पास सिर्फ 11 साल का समय है, और इसलिए हम जो अपनी
सैनिक शक्ति में इजाफा करें, चाहे हम आत्मनिर्भर भारत के तहत करें, चाहे हम इंपोर्ट करें, क्योंकि हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये जो टू फ्रंट वॉर है वो सिर्फ 11 साल दूर है हमसे। ठीक है सर। संजीव जी मैं आपके पास आऊंगा। संजीव जी, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर था, अमेरिका का हथियार निर्यात 17% बढ़ा है। जब जब जंग होती है अमेरिका की बल्ले बल्ले हो जाती है, फिर वो चाहे रूस यूक्रेन की जंग हो या इजराइल हमास की जंग। किस प्रकार से हम इस बढ़ोतरी को देखें? क्या यही कारण है कि पिछले 2-3 दशकों में जहां पे जंग होती है वहां पर अमेरिका मौजूद होता है? संजीव जी। देखिए राजेश जी, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि वर्तमान समय में विश्व में एक रणनीतिक अनिश्चितता लगातार बढ़ी है और विश्व में जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स हैं वो भी ब्रेक हो रही हैं। चाहे वो आप देखिए तो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी रही हो या न्यू स्टार्ट ट्रीटी रही हो, वो अब ब्रेक हो रही हैं और विश्व में एक अनिश्चितता का माहौल दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से रशिया के द्वारा यूक्रेन पर जब हमला किया गया उसके बाद से तो एक नए तरीके का एक अनिश्चित वातावरण पूरे विश्व में दिख रहा है और जिसका कि परिणाम ये हो रहा है कि राष्ट्र अपनी अपनी रक्षा की जो तैयारियों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए वो अपनी आर्म्स इंपोर्ट को लगातार बढ़ा रहे हैं। जहां तक भारत की बात है तो भारत निसंदेह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत ने तेज गति से कदम बढ़ाए हैं। मैं सोदी साहब से बिल्कुल सहमत हूं। 2014 के बाद से भारत ने अनेक ऐसे बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि भारत को सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन की दिशा में, मेक इन इंडिया की दिशा में और नॉट ओनली मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में भी आगे बढ़ा रहे हैं। भारत अपने अनेक रक्षा उपकरणों का जो निर्यात भी अब कर रहा है, अनेक जैसा कि सूर्य साहब ने कहा 85 देशों को लगभग हम हथियार अब बेच रहे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी सिप्री की रिपोर्ट में अगर ये दिखता है कि भारत अभी भी विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है और सबसे नंबर 1 बन चुका है, तो उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि भारत वर्तमान समय में अपनी रक्षा की आवश्यकताओं को मजबूत बनाने के जो इम्पेरेटिव्स हैं उसके तहत हथियार खरीद रहा है। भारत आने वाले समय में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जरूर अपने जो स्वयं के प्रोडक्शन को रैंप अप करेगा, बढ़ाएगा और हमारी निर्भरता कम होगी। लेकिन हमारी जो तत्कालिक आवश्यकता है, विशेष रूप से चाइना के फ्रंट को ध्यान में रखते हुए, ये बेहद आवश्यक है कि भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को और अपनी जो रक्षा की आवश्यकताएं हैं, जो डिफेंस की आवश्यकताएं हैं, उसको मजबूत करें। तो ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने की जो हमारे तत्कालिक इम्पेरेटिव है, उसकी वजह से और चाइना का जो चैलेंज विशेष रूप से है उसको ध्यान में रखते हुए ये हथियार तेज गति से खरीदे जा रहे हैं। ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल जे.एस. सोडी सर। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो ब्लू वाटर जंग के लिए दुनिया को तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन जिस प्रकार से अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है वो दुनिया के सामने आने वाले वक्त में एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के उस पार ग्लोबल ब्रेकिंग। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।